सुनते कानों देखती आंखों धड़कते दिनों अब्दुर्रहमान का सलाम खुशामदीद कहता हूँ स्पॉट शायद के शो फुटबॉल दीवाने में। ये सीरीज जिसमें हमने आपकी मुलाकात करवाई फुटबॉल प्लेयर्स के साथ और उन शख्सियत के साथ जो दुनिया फुटबॉल में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और आज ऐसी शख्सियत मेरे साथ मौजूद है जिनका नाम शाहरुख सुहेल है, जिन्होंने हाल ही में पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को एज एडवाइजर ज्वाइन किया है। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि व्हाट्स हिज रोल और वो किस तरह पाकिस्तान फुटबॉल को आगे लेके जा सकते हैं। वेलकम टू द शो शाहरुख, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच अब्दुल। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत अच्छा लगा कि आपके साथ भी फुटबॉल डिस्कस करने का मौका मिल गया, तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इट्स आवर प्लेजर हैविंग यू। और काफ़ी देर से हम प्लान कर रहे थे कि किसी टॉपिक पे कोई ना कोई पॉडकास्ट करें, और ये परफेक्ट मौका नहीं हो सकता इससे कि आपने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को ज्वाइन किया है एज अ कंसल्टेंट टू एडवाइस पीएफएफ। सो अपने रोल के बारे में थोड़ा बताएं और इकोसिस्टम के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आपका जो रोल है वो स्पेसिफिकली पाकिस्तान फुटबॉल लीग को आगे लेके जाने का है। सो इसके बारे में। तो बिल्कुल इसी तरह पीएफएफ ने मुझे अप्रोच किया जब उन लोगों ने एक आइडिया को मटेरियलाइज करना था, और वो आइडिया ये था कि पाकिस्तान में जो फुटबॉल इकोसिस्टम है, और इकोसिस्टम इसलिए लफ्ज़ यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ मेन सीनियर फुटबॉल लीग नहीं है, इसमें वुमेंस भी है, इसमें फुटसॉल भी है, इसमें कंपोनेंट नेशनल लीग यूथ फुटबॉल का भी होगा। तो उसको हम कैसे बनाएं, पहले क्या स्टेप्स क्या लें, फिर आगे वो प्रोग्रेस किस तरह कराना है। तो उनकी मेरे साथ डिस्कशन हुई, जिसमें हारून मलिक जो इस वक्त नॉलेज कमेटी के चेयरमैन भी हैं और पीएफएफ प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ डिस्कशन हुई। कुछ आइडियाज़ जो हैं हमारे मिलते जुलते थे कि पाकिस्तान में क्या होना चाहिए और वो कैसे होना चाहिए। तो उसको डिस्कस करते हुए मैंने पीएफएफ को ज्वाइन किया और उनके ऑफ़र को एक्सेप्ट किया। तो मेरा बेसिक काम इस वक्त ये है कि पीएफएफ के साथ एक इन हाउस कैपेसिटी में काम करना, और जो हमारा सारा मॉडल बनना है, स्ट्रक्चर बनना है, और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज ऑफर करनी है इसके अंदर, वो मैं पीएफएफ के साथ मिलके कर रहा हूँ। सही। अच्छा, जैसे कि आपने बात की कि इकोसिस्टम में सिर्फ मेंस साइड नहीं होती, उसमें वुमेन साइड भी आती है, फिर अंडर 17 भी आती है, अंडर 20 भी आती है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि अभी की जो फिलहाल प्लानिंग है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की, कि वो किस टाइप की लीग लाना चाहते हैं, क्योंकि हम जहां भी अगर हम पाकिस्तान फुटबॉल फैंस की बात करते हैं, एवरीवन नीड्स प्रोफेशनल फुटबॉल, क्योंकि लीग फुटबॉल उस तरह से फायदेमंद नहीं होती किसी भी सेटअप के लिए। और वो हम देख रहे हैं कि एक लीग फुटबॉल ऑलरेडी आ रही है पाकिस्तान में। पीएफएफ का इसमें क्या रोल है और वो किस तरह की लीग लाना चाहती है, और क्या प्लान्स होंगे, और क्या उसमें अंडर 17 अंडर 20 और वुमेन टीम्स इन्वॉल्व होंगी? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जब भी हमने देखी हैं, स्टेफन जो हमारे हेड कोच हैं उनका यही होता है कि लीग चाहिए विद प्रॉपर दीज टीम्स। जब तक अंडर 17 अंडर 20 की टीम नहीं होगी तो वो लीग नहीं होगी। सो इस बारे में क्या प्लान्स? बिल्कुल। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो हमारे प्रायोरिटी एरियाज़ हैं जिनको हम कवर करना चाह रहे हैं वो कौन से हैं। तो सबसे पहले जब आप एक प्रोजेक्ट इस तरह का शुरू करते हैं, उसमें सस्टेनेबिलिटी का लिमिट है कि ऐसा ना हो कि आप कोई चीज़ शुरू कर रहे हैं और वो अगले साल ख़त्म हो जाए। तो लॉन्ग टर्म चलना चाहिए, और सारे स्टेक होल्डर्स, जिसमें कोचेस, प्लेयर्स, फैंस, पीएफएफ हो, बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो लॉन्ग टर्म चल सकें एक प्रोजेक्ट के साथ, तो वो बहुत ज़रूरी है। सेकंड चीज़ ये है कि हम एक पिरामिड स्ट्रक्चर के अंदर जाना चाहते हैं, जिस तरह दुनिया में ग्लोबल फुटबॉल में हर कंट्री में एक पिरामिड टियर होता है, स्ट्रक्चर होता है, और उसमें मल्टीपल लीग्स होती हैं जो ग्रास रूट से लेके ऊपर तक जाती हैं, और उसमें फिर बेतहाशा प्लेयर्स खेल सकते हैं, बजाय कि सिर्फ एक लीग के अंदर आपका 200-250 प्लेयर्स खेल रहे हो। और उसके साथ साथ क्लब लाइसेंसिंग भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जिसको टैकल करना है, क्योंकि पाकिस्तान में माजी में इसमें बहुत सारे मसले आते रहे हैं। और इस वक्त भी अगर आप एशिया की सतह पे देखें, एएफसी की जो चैलेंज लीग है, थर्ड टियर है, सिर्फ उसी का एक प्रिलिमिनरी एक जो इनिशियल स्लॉट होता है ग्रुप स्टेज से पहले, वो हमें मिल रहा है। इसको आगे कैसे बढ़ाना है, इसको कैसे टैकल करना है, क्लब्स की लाइसेंसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरी किस तरह आएगी, और वो किस तरह चैम्पियंस लीग 2 के अंदर जो उससे ऊपर का कॉम्पिटिशन है इवेंचुअली उसमें कैसे जा सकते हैं, इसको कैसे एड्रेस किया जाएगा, इस पर भी ये भी काम कर रहे हैं। और जो आपने भी बात की, किसी भी फुटबॉल इकोसिस्टम में यूथ डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपकी नर्सरी ही वही होती है जहाँ से प्लेयर्स निकल के आते हैं। तो इस सारे मॉडल के अंदर हम इस चीज़ को भी एड्रेस कर रहे हैं। ये ऑफ कोर्स एक प्रोग्रेस में काम चल रहा है, और अभी हमने इसका प्रोसेस जो पहला था इनिशिएट करने का, वो हमने कर लिया है, और वो यही है। आई एम श्योर इस पर आप सवाल भी कर लेंगे, बट मैं यहाँ से इसको आंसर करता हूँ कि अभी हमने एक आरएफपी फ्लोट किया है, विच इज़ अ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, और हम बहुत सारी कंपनी से हमने इनवाइट भी किया, बहुत सारों ने हमें भी रीच आउट किया जो उसका हिस्सा बनना चाह रहे हैं। अभी हम एक एडवाइजरी फर्म के साथ काम करेंगे
और उसके 3 मेन एरियाज ऑफ फोकस हैं। एक में वो कुछ हमारे लिए रिसर्च करेंगे, सेकंड ये है कि जो हम लीग मॉडल बना रहे हैं उसकी फाइनेंशियल्स, उसकी मजीद मॉडलिंग डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट पे लेके आना, और तीसरा ये कि हम एक लीग ऑपरेटर मॉडल पे जाना चाह रहे हैं। और उस मॉडल का मतलब ये होता है कि ऑपरेटर जो है वो हमारे साथ आए, हमारे पास कोशिश हमारी है कि हम एक इंटरनेशनल ऑपरेटर भी देख सकें जो पाकिस्तान में हमारे साथ काम करे। पीएफएफ राइट्स नहीं दे रहा किसी को, तो ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ, हम किसी को राइट्स हैंड ओवर नहीं कर रहे कि ये फुटबॉल लीग आपकी होगी जिस तरह इंडिया में हुआ। हम थर्ड पार्टी ओनरशिप के खिलाफ हैं इस लीग के लिए। और ऑपरेटर हमारे साथ काम करेगा क्योंकि हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी। हमारे पास टेक्निकल और इन हाउस कैपेसिटी पाकिस्तान में भी ओवरऑल इतनी नहीं है कि आप ये डे इन डे आउट इंडिविजुअल्स के साथ मैनेज कर सके। तो एक कंपनी के साथ हम काम करेंगे, उस कंपनी को हम पे भी नहीं करेंगे कुछ, वो एक रेवेन्यू का वहाँ से लेके जा सकती है, ये रेवेन्यू ये प्रॉफिट में से कोई उनको एक शेयर मिलेगा, और उस तरह हम इस प्रोजेक्ट को फाइनेंशियली वायबल भी बना सकेंगे और इसको लॉन्ग टर्म ग्रो भी कर सकेंगे ऑपरेटर की प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के साथ। तो हमें एक बहुत अच्छा मॉडल लगता है पाकिस्तान जैसे कंट्री में लीग को सेटअप करना विद ऑपरेटर के साथ। और इसके साथ साथ मैं बताता चाहूँ कि फ्रेंचाइज हम बिल्कुल भी उस मॉडल पे नहीं जा रहे, और फ्रेंचाइज को एक्सप्लेन करना ही बहुत ज़रूरी है। फ्रेंचाइज का मतलब ये होता है जैसे कि आपके पास मैकडॉनल्ड्स है, आप मैकडॉनल्ड्स को एक फ्रेंचाइज फीस देते हैं मैकडॉनल्ड्स चलाने के लिए, मैकडॉनल्ड्स आपका हो नहीं जाता, बेशक आप उसको फ्रेंचाइज फीस दे के चला रहे हैं, और वो जिस दिन मैकडॉनल्ड्स ने बंद किया तो वो आपका भी ख़त्म हो जाएगा। फ्रेंचाइज फीस पे हम नहीं जाएंगे, जो भी टीम ओनर्स होंगे और जिस मॉडल के तहत भी हम इन्वेस्टर्स को अंदर लेके आ रहे हैं वो मॉडल भी अंडर डिस्कशन है। बट पाकिस्तानी फुटबॉल को इन्वेस्टर्स की बहुत अशद ज़रूरत है जो टीम ओनर्स काम कर सकें और टीम्स में इन्वेस्ट करें। लेकिन हम उनसे कोई फ्रेंचाइज फीस नहीं चार्ज करेंगे क्योंकि हमें पता है, और इंडिया को देखते हुए भी हमें इसमें बहुत सारे मसले नज़र आते हैं, और हम एक पिरामिड सिस्टम के अंदर तो वैसे ही जाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के थ्रू एड्रेस करना चाह रहे हैं, और इसका काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। बहुत सारी कंपनीज ने हमें आरएफपी पे रिस्पांस भी दिया है, और वो प्रोग्रेस पर भी हमारी उनके साथ चल रही है। हम देख रहे हैं कि जुलाई के अंदर हम कंपनी को ऑनबोर्ड करके अगले के फेजेस का काम शुरू कर दें। बिल्कुल सही है। मैं थोड़ा सा पीछे आना चाहूँगा कि इस पे हम दोबारा आते हैं, डिस्कशन करेंगे, लेकिन प्रोबेबली 1 साल पहले परवाज़ 2038 का एक मॉडल पेश किया गया था जिसमें आप भी मौजूद थे। उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ, क्या उस मॉडल में से भी कोई चीज़ें ज़ेर-ए-गौर हैं, और क्या वो मॉडल क्या था और वो किस तरह पाकिस्तान फुटबॉल की बेहतरी के लिए इफ़ेक्टिव हो सकता है, और आपके इस रोल में भी उस मॉडल का कितना अमल दखल हो? बिल्कुल, तो परवाज़ 2038 एक मेरा इनिशिएटिव इस तरह था कि मैंने पहले कोशिश की मैं एज़ अ थीसिस अपने मास्टर्स को के लिए टैकल कर लूँ जब मैंने मास्टर्स किया यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन से स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में। बट उस टाइम मैं कर नहीं पाया, फिर कुछ पीएफएफ से भी डिस्कशन हुए, कुछ मेरा अपना भी सोच था कि यार ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो हमने कहा हम एक 15 साल का डेवलपमेंट प्लान बनाएं पाकिस्तानी फ़ुटबॉल के लिए जो पीएफएफ ऑफ कोर्स एग्जीक्यूट कर सकता है। तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें टैकल की, 10-15 लोगों ने जो पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बाहर उसमें इन्वॉल्व थे, उसमें हेल्प की गई, और उनकी हेल्प के बगैर ये शायद बन भी नहीं सकता था डॉक्यूमेंट। तो वो जब फाइनली बनाया उसमें हमने हर चीज़ टैकल की, वो बहुत डिटेल डॉक्यूमेंट था, कोचिंग से लेके रेफरिंग से लेके लीग स्ट्रक्चर तक। तो उसमें जो ओरिजिनल थीसिस है कि यार पाकिस्तान में लीग किस तरह खड़ी होनी चाहिए, पीपीएल को कैसे रिवैम्प करना चाहिए, वो भी अंडर कंसिडरेशन है। मॉडल हमने भी फाइनलाइज नहीं किया, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, और ये जब हम अपने एडवाइजरी फर्म के साथ भी काम करेंगे तो उसके बाद हम मॉडल फाइनलाइज कर लेंगे, और हमारा यही प्लान है कि मॉडल को हम पब्लिक भी बनाएंगे। अच्छा, इस मॉडल में क्या डिपार्टमेंट्स के बारे में होगा? क्योंकि मैं अगर बात करूँ डिपार्टमेंट्स की, कि कैसे पीएफएफ डिपार्टमेंट्स को फिट करेगा, कि क्या क्योंकि अभी हम बात करते हैं कि जो प्लेयर्स डिपार्टमेंट में खेल रहे हैं वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो क्या पीएफएफ उन प्लेयर्स को भी कंपनसेट करेगा? और जहाँ तक आपने बात की थी इन्वेस्टर्स की, सो वो लोग हमारे क्लब्स में किस तरह इन्वेस्ट करें? क्योंकि अगर हम पाकिस्तान फुटबॉल की बात करते हैं कि अभी ऑन द ट्रैक उस तरीके से भी नहीं आई, सो हाउ विल यू गाइस एंगेज द इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान फुटबॉल? देखिए, दो तरफ़ा सवाल है, मैं इसको पहले डिपार्टमेंट्स का बताता हूँ। तो पीएफएफ ने डिपार्टमेंट्स को कर दिया है मुख्तसर सिर्फ आपके नेशनल चैलेंज कप में जो अभी भी कंक्लूड हुआ था रिसेंटली। तो डिपार्टमेंट्स का लीग के अंदर कोई इंटरलिंक नहीं होगा, डिपार्टमेंट्स का अपना एक कॉम्पिटिशन है, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन रोल है वो उधर ही रहेगा। बट मिक्सचर नहीं होगा कि डिपार्टमेंट्स भी इस लीग के अंदर उस तरह डायरेक्टली खेल रहे हैं जिस तरह वो करंट फॉर्म में हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो आप बात कर रहे हैं विद रिगार्ड्स टू कॉम्पनसेशन और इन्वेस्टर्स को कैसे लेके आने, प्लेयर्स को पैसे किस तरह मिलेंगे।
तो हमारा जो सारा मॉडल है, एंड अगेन वो मॉडल बन रहा है अभी कि टीम ओनर्स किस शेप में आएंगे हमारे पास, पर जब आप इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, जब एक लीग सेटअप होगी, उसके अंदर से कमर्शियल इनकम निकलनी शुरू होगी, इन्वेस्टर्स का भी पैसा उसके अंदर आएगा, तो जो प्लेयर्स की अपॉर्चुनिटी है और प्लेयर्स को जो फुल टाइम एक सपोर्ट मंथली फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए, वो उसी तरह मुमकिन होगा। और जब पूरे के पूरे इकोसिस्टम के अंदर पैसा आएगा, तो इसी मॉडल पे हम अभी काम कर रहे हैं कि इसको सबसे अच्छा तरीका कौन सा है पाकिस्तान में देखते हुए जो हमें मसाइल का सामना है उसको हम किस तरह एड्रेस कर सकते हैं। सही। मैं बात करना चाहूँगा अभी पिरामिड स्ट्रक्चर की, कि उसको किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाएगा और वो किस तरह पाकिस्तान फुटबॉल के लिए बेहतर हो। बिल्कुल ठीक है। पिरामिड स्ट्रक्चर पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। ग्रास रूट्स पे आप देखते हैं कि जो सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके अंदर जितनी टीम्स हैं उनको हम एक मौका देना चाहते हैं। वही सारी टीम्स हैं जो बेसिकली खेल रही हैं, इनको हम एक सिस्टम के अंदर लेके आना चाहते हैं विद डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप्स, और डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप से टीम्स आगे जाती जाएँ, और उनको एक पिरामिड सिस्टम के अंदर कैसे लेके आना है वो बड़ा ज़रूरी है। बट ये एक दिन में हो भी नहीं सकता कि आप इस एक कंट्री में जहाँ पे एक टीयर नहीं है उसमें आप पूरा के पूरा ग्रास रूट्स डिस्ट्रिक्ट से लेके टॉप टीयर तक एक दिन में पिरामिड खड़ा कर लें। तो ये काफ़ी सालों का प्रोसेस होगा और ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता पूरा सिस्टम एक पिरामिड सिस्टम में, पिरामिड स्ट्रक्चर में चला जाएगा। बट इस पे हम डिफाइन कर देंगे ये कैसा होगा और इसमें कितने साल लग सकते हैं। बट वो ऑफ कोर्स आगे जाके जब हम मॉडल बना लेंगे कम्प्लीटली तो वो भी डिस्कस किया जाएगा। सही। क्या इसमें यूथ सेटअप्स जो हैं हमारे, अगर हम देखते हैं अभी जो फुटबॉल क्लब्स जो छोटे से हैं, यूथ सेटअप्स हैं, क्या इनको भी लीग में इंक्लूड किया जाएगा? इस हवाले से आप क्या? थोड़ा सा अगर अब्दुलरहमान आप क्वेश्चन अपना रिपीट कर दें, आई थिंक आपकी बीच में आवाज़ कट गई थी। अच्छा, मैं पूछना चाह रहा था कि अभी जो पाकिस्तान में जो नॉन एग्जिस्टेंट यूथ क्लब्स हैं, उनको किस तरह से इस सेटअप में इंटीग्रेट किया जाए? जी, इसमें बेसिकली तरीक़ेकार ये है कि अगर हमने किसी भी क्लब को इंटीग्रेट करना है, उसको एक पाथवे देना चाहिए कि अगर आप आज यहाँ से शुरू हुए तो खेलते हुए आप आगे पिरामिड सिस्टम के अंदर आगे कैसे जा सकते हैं। हर क्लब तो नहीं जाएगा आगे, हर क्लब की अपनी एक प्रायोरिटी होगी, हर क्लब एक डिफरेंट तरीके से फुटबॉल को चलाता है। बट जो आगे बढ़ना चाहेगा उनको रास्ता मुयस्सर कर दिया जाएगा, उस रास्ते पे उनने ज़ाती तौर पे अमल कैसे करना है वो फिर उनके अपने ऊपर होगा। सही। अच्छा, आपने अभी पीछे बात की थी कि एडवाइजरी फर्म्स को इंक्लूड किया जा रहा है और एक बिडिंग प्रोसेस हो रहा है। सो उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं कि वो किस तरह का बिडिंग प्रोसेस होगा, उसमें कौन से स्टेक होल्डर्स या कौन से लोग आके बिडिंग में शामिल हो सकते हैं, और वो कैसा प्रोसेस होगा, और वो इस लीग में उसका क्या रोल हो? जी, अभी जो एडवाइज़री प्रोसेस है वो पब्लिक है। पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर कोई भी कंपनी आके, एडवाइज़री कंपनी उसमें आके हिस्सा ले सकती है। आरएफपी खुद भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है। पीएफएफ की हमारी वेबसाइट पे भी पड़ा हुआ है, वहाँ से कोई भी एक्सेस कर सकता है। बहुत सारी कंपनीज़ को हमने भी पाकिस्तान में रीच आउट किया है, पाकिस्तान से बाहर से बहुत सारी कंपनीज़ ने हमें भी रीच आउट किया। तो एक अच्छा पूल हमें नज़र आ रहा है जो प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है, और उनका मेन काम यही होगा हमारे साथ, जिस तरह मैंने बताया, कुछ रिसर्च करना, कुछ लीग की मॉडलिंग करना, फाइनेंशियल्स करना, और उनका फिर मेन काम होगा आगे एडवाइजरी फर्म को, सॉरी, आगे ऑपरेटर को ऑनबोर्ड करना। और ये कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, और इसमें हमने 2 स्टेज प्रोसेस डिफाइन किया है, जिसमें पहला काम टेक्निकल प्रपोजल का है और फिर सेकंड काम फाइनेंशियल्स का है, और कंप्लीट मेरिट पे जो कंपनी जीतेगी उसको ये प्रोजेक्ट अवार्ड हो जाएगा। Alright. अच्छा शाहरुख भाई, मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा लीग सेटअप्स। एक होती है फ्रेंचाइज लीग और एक प्रॉपर लीग होती है। आप थोड़ा सा अगर इसमें एक्सप्लेन करना चाहें कि जो फ्रेंचाइज लीग होती है वो किस तरह काम करती है, और जो दूसरी लीग होती है वो किस तरह काम करती है, और वो दोनों एक कंट्री के लिए अपने अपने हिसाब से किस तरह बेनिफिशियल होती है। क्योंकि अगर हम करंटली बात करते हैं, पाकिस्तान में एक लीग आ रही है पाकिस्तान फुटबॉल लीग के नाम से, जो कि एक फ्रेंचाइज लीग है, जिसमें अभी तक 5 टीम हैं, जिसमें सियालकोट, फैसलाबाद, लाहौर और हैदराबाद और पेशावर। ये लीग अभी चल रही है। अगर ये लीग हो जाती है, सो ये अब जो पाकिस्तान की जो आप लोग लीग प्लान कर रहे हैं उसके साथ किस तरह इंटरेक्ट कर सकती है, और किस तरह हमें अवाम को समझना चाहिए कि फ्रेंचाइज लीग इज नॉट द सोल्यूशन?
जी देखिए, Can टू you पार्ट क्वेश्चन है। पहला, इसमें बड़ा सिंपल सा जवाब है जो पीएफएफ अपनी पोजीशन क्लैरिफाई ऑलरेडी कर चुका है। हमने इसमें प्रेस रिलीज भी शाया किया था कि पीएफएफ सोल राइट्स होल्डर है एक लीग का पाकिस्तान में कराने का, और कोई भी उसके अलावा करा रहा हो तो हमारी नज़र में वो इलीगल हो जाती है सिचुएशन, बिकॉज राइट्स किसी और के पास है नहीं कराने के लिए। दूसरी चीज़ फ्रेंचाइज में, जो मैंने भी बहुत तफसील में पहले डिस्कस किया हुआ है, वो यही है कि फ्रेंचाइज में इशू ये होता है कि आप फ्रेंचाइज फीस पे करते हैं, और वो इंडिया में अगर आप देखें वही प्रॉब्लम आपको नज़र आती रही है कि अगर लीग क्लब्स लीग में खेल रहा है और उसमें वो सेंट्रल पूल से 2020 के डेटा के मुताबिक 1.9 मिलियन डॉलर्स ऑन एवरेज वो रिसीव कर रहे थे मोस्ट आईएसएल क्लब्स, उसमें से वो फ्रेंचाइज फ़ी पे कर रहे हैं 1.4 मिलियन टू 1.6 मिलियन। तो हर साल सस्टेनेबिलिटी का प्रॉब्लम आ जाता है। बेंगलुरु जैसा बहुत वेल रन फाइनेंशियली वेल रन क्लब भी अपवर्ड्स ऑफ 3 मिलियन डॉलर्स का लॉस कर रहा था इस सीज़न। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जब आप क्लब को ओन नहीं करते और हर साल फ्रेंचाइज फीस की मद में आप बहुत हैवी अमाउंट दे रहे हैं, तो फिर लॉसेस तो होंगे, और वो लॉसेस ख़त्म भी नहीं हो रहे क्योंकि फ्रेंचाइज फीस ख़त्म ही नहीं होती, वो तो चलती रहेगी, इटर्नल है, अनलेस आप खुद ख़त्म कर दें और क्लब को कहें, टीम्स को कहें कि आप ओनरशिप ले लें और आपके पास ओनरशिप आ जाएगी। तो जब ओनरशिप आ जाती है तो फिर एक इन्वेस्टर्स को भी एक ईज़ हो जाती है कि यार वी ओन एन एंटिटी, हमारा है क्लब। और जिस तरह पूरे एडवांस्ड इकोसिस्टम्स में यूरोप में आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो हैं वो क्लब्स खरीदते हैं, उनको 10 साल 15 साल 20 साल चलाते हैं, छोटे क्लब को बड़ा करते हैं, बिकॉज वो क्लब को ओन करते हैं तो वो आगे बेच भी देते हैं एट अ प्रॉफिट। तो वो एक इकोसिस्टम की बड़ी अशद ज़रूरत है, और फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना तो फिर इन्वेस्टर्स का पैसा आपका पैर लगाते रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन फिर एक ये बात भी आ जाती है कि जो फ्रेंचाइज लीग होती है वो फॉरेन प्लेयर्स को इंटरेक्ट ज़्यादा अच्छे से कर सकती है। ये एक डिबेट आजकल मैं देख रहा था और हो भी रही थी कि फ्रेंचाइज लीग कैन अट्रैक्ट मोर फॉरेन प्लेयर्स और एज कम्पेयर टू क्लब लीग सिस्टम। सो इसमें आपकी क्या टेक है, और क्या आप अभी जो प्लान चल रहा है जो आप लोगों की पीएफएफ क्या प्लान करिए टू इंटरेक्ट फॉरेन प्लेयर्स इनटू दिस क्लब? क्योंकि जब स्टेफन से भी बात होती थी लीग के बारे में, सो उसका यही टेक था कि पहले 2 साल फॉरेन प्लेयर इस लीग में ना खेलें, सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स हों, और फिर 2 साल बाद जाके फॉरेन प्लेयर्स को इंडक्ट किया जाए। जी बिल्कुल, एक ये टेक्निकल डिस्कशन है कि फॉरेन प्लेयर्स का इम्पैक्ट क्या होता है पाकिस्तानी टैलेंट पे। ये एक बहुत आगे की डिस्कशन है, बट इसमें हम आई थिंक क्लब्स को इन्वॉल्व करें और टीम्स को इन्वॉल्व करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लेयर्स को साइन उनने करना है, प्लेयर्स को इवेंचुअली पे भी उनने करना है। तो ये डिस्कशन उनके साथ मिल के करनी बहुत ज़रूरी है, और इस पर पहले कोई भी कॉमेंट करना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं होगा। पर फ्रेंचाइज वाली बात जो आप कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। लीग एक लीग होती है, लीग का स्ट्रक्चर इंटरनली क्या है, फ्रेंचाइज है या रेगुलर ओनरशिप के साथ है, वो इस बात पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या कहते हैं कि वो कितना पे कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टर्स के पास पैसा है, सिस्टम के अंदर पैसा है, तो नेचुरली वो ज़्यादा बेहतर सैलरीज दे सकते हैं। तो ये मॉडल पे, बल्कि अगर आप सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो फ्रेंचाइज आप सस्टेनेबिलिटी नहीं देता, उसमें आपके लॉसेस ज़्यादा होते हैं। तो एक रेगुलर लीग सिस्टम में आपको ये वाले प्रॉब्लम्स कम आएंगे फाइनेंशियल। बिल्कुल। शाहरुख भाई, जब लास्ट मैच हुआ था सऊदी अरेबिया का, पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया के साथ जिन्ना स्टेडियम में, कुछ फैंस ने हारून भाई से सवाल पूछा था कि वी नीड लीग। तो उन्होंने पूछा कि लीग क्या होती है, वो वीडियो सोशल मीडिया पे भी मौजूद है। उन्होंने एक बात की कि डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप हो रही है, लेकिन फिर हमने उससे पहले कुछ वीडियोस भी देखी थी, और फिर शेख हमदान का प्रो स्पोर्ट की पॉडकास्ट पे क्लेम भी है कि वो डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप बस फारिग करवाने के लिए खेली जा रही है। मतलब 10 से 15 मिनट की या 20 मिनट की मैक्स गेम होती है, प्लेयर्स के पास प्रॉपर अटायर भी नहीं है, शलवार कमीज में मैचेस हो रहे हैं। फिर उसके बाद जैसे शेख हमदान ने बताया था कि कराची यूनाइटेड की उनकी टीम थी, ओपोनेंट अवेलेबल नहीं था तो उन्होंने इंट्रा स्क्वाड खेला था। तो क्या इस डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप का क्या फायदा है, क्योंकि अगर वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही, और हारून साहब ने ये भी बताया था कि इसी के थ्रू आगे प्रॉपर ऊपर लीग्स में क्लब्स वगैरह आएंगे, उनको इंडक्ट किया जाएगा। सो इस पे आपकी क्या टेक है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, इसमें देखें जो अभी हो रहा है वो इलेक्शन के स्क्रूटनी का प्रोसेस है। जो एक्चुअल चैंपियनशिप का कंपटीशन है वो तो आगे ही शुरू होगा जब आपके डिस्ट्रिक्ट इलेक्शंस पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, जो अभी तकरीबन हो गए हैं।
तो ये अभी सिर्फ स्क्रूटनी पर्पसेस के लिए ये चैम्पियनशिप इन द सेंस कि ये इसमें से टीम कौन से जीत के आगे जाएगी वो वाला पार्ट तो अभी शुरू नहीं हुआ। ये सिर्फ इलेक्शन की स्क्रूटनी का था कि कौन सा क्लब है कौन सा क्लब नहीं है, वो इलेक्शन में हिस्सा ले लें, डिस्ट्रिक्ट की इलेक्शन हो जाए। उसके बाद जो बेसिक आपकी नर्सरी बनती है वो यही डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो 142 हैं जिनके अंदर आप टीम्स को खिला के आगे लेके आ सकते हैं। तो आई थिंक एक मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन भी ज़रूर होगा इस एलिमेंट में। लेकिन क्या आपको नहीं लगता इस टाइप के लिए भी, इस चीज के लिए भी ये तरीका सही है? मतलब लेकिन अगर आप क्लब्स चेक कर रहे हो, तरफ टीम को चेक करना होता है कि आपके पास जो प्लेयर्स हैं उनसे क्लब रजिस्टर हो रहा है, क्या वो एक्चुअली क्लब है कि नहीं। जो मैच है वो तो सिर्फ देखने के लिए है, उसमें कोई स्पोर्टिंग एलिमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक स्क्रूटनी का प्रोसेस होता है। और पहले भी मैं खुद भी ये स्क्रूटनी प्रोसेस इस्लामाबाद में भी देख चुका हूँ जब मैं खुद लीग फुटबॉल खेलता था। ये तो कंसिडरेबली बेहतर है क्योंकि ये उसमें फीफा कनेक्ट भी यूज़ हो रहा है, पाकिस्तान फुटबॉल कनेक्ट भी यूज़ हो रहा है, डेटा भी सारा डिजिटल है। तो इसका कोई स्पोर्टिंग फिलहाल उस तरह का इम्पैक्ट नहीं होता, वो आगे स्टेज पे जाके आता है जब एक्चुअल डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप शुरू होती है। सही। अच्छा, मैं यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूंगा, लेकिन वो आपने वो आंसर करना है कि नहीं। कुछ मंथ्स पहले उमैद हुसैन डॉन के रिपोर्टर हैं, उन्होंने एक स्टोरी पब्लिश की, उसमें उन्होंने कुछ क्लेम्स किए। सो उसमें से कुछ सवाल मेरे पास हैं कि what is Z2C involvements in all this, और which private contractor you guys are hiring? क्योंकि उस according to that story के KPMG is your advisory firm, तो बट कि इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके एग्जीक्यूशन के लिए, और क्या गारंटी है कि वो एडवाइजरी फर्म आपके साथ स्टिक करेगी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, ये दूसरा सवाल है कि मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर आप जो एनसी है, नेशनल नॉर्मलाइजेशन कमेटी, इस लीग पे डिस्कस प्लानिंग हो रही है, क्या ये दिसंबर से पहले करने में कामयाब हो सकेंगे, और ये किस तरह चलेगा, क्योंकि दिसंबर में नॉर्मलाइजेशन कमेटी का टेन्योर एंड होगा। आपने दो बहुत मुख्तलिफ सवाल को साथ क्लब कर दिया है, पर मैं पहले आंसर कर देता हूँ। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा आर्टिकल के हवाले से, पर इस वक्त तो हमारी कोई एडवाइजरी फर्म नहीं है इंक्लूडिंग KPMG ग्लोबली एक बहुत बड़ी फर्म है जिसकी बहुत बड़ी फुटबॉल एडवाइजरी सर्विस है। दुनिया में एडवाइजरी फर्म्स और अकाउंटिंग में 4 बिग फर्म्स होती हैं जिसमें KPMG, डिलॉयट भी है, अर्नेस्ट एंड यंग भी है। तो इनमें से किसी फर्म के साथ भी काम करना बहुत ज़्यादा हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है, और इसी तरह की फर्म के साथ आप काम करते हैं मैनेजमेंट कंसल्टिंग में। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स एडवाइजरी फर्म तो वैसी कोई स्पेसिफिक है नहीं। हैविंग सेड दैट, अभी ना KPMG ना कोई और फर्म को साइन किया गया है, ओपन बिड प्रोसेस है। वो KPMG हो, वो AY हो, वो या फर्गसन हो, वो डिलॉयट हो, कोई भी फर्म आके जो हमारे से इंटरेस्ट शो किया है वो डिस्कस करेगी, और वो एक पूरा प्रोसेस गुजरेगा जिसमें टेक्निकल बिट भी देंगे, वो फाइनेंशियल बिट भी देंगे, और उसमें से हमने वैल्यूएशन क्राइटेरिया भी पब्लिक रखा हुआ है। तो वो जो फर्म जीतेगी एंड में वही एडवाइजरी फर्म हमारे साथ काम करेगी, और इस प्रोजेक्ट को जो इनिशियल फेज़ है वो हमारे साथ कंप्लीट करेगी। सेकंड ये है कि जिस तरह हमने इस प्रोसेस को स्ट्रक्चर किया, विद इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स हम जो मेन लेग वर्क है ऑपरेटर तक जाने तक वो हम कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद बिकॉज ये प्रोजेक्ट फीफा भी बैक कर रहा है, और इसकी कंटिन्यूटी का मिसरा देखने इलेक्टेड बॉडी आएगी भी, इलेक्ट हो जाएगी जब NC का मैं अपना प्रोसेस कंप्लीट कर देगी, जो काफ़ी करीब हो चुका है। तो बाकी जो आगे वाली चीज़ें होंगी वो इलेक्टेड बॉडी भी करेगी, बट क्योंकि फीफा भी प्रोजेक्ट को बैक कर रहा है तो हमें कंटिन्यूटी का इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छा शाहरुख भाई, हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, लेकिन लास्ट में एक टॉपिक मैंने लास्ट के लिए रखा था, वुमेन्स फुटबॉल पे। अभी हम देखते हैं हमारी जो वुमेन्स टीम है इन टर्म्स ऑफ प्ले रैंकिंग मेंस टीम से बेहतर है। आप इससे एग्री करते हैं नहीं करते, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। हमने वुमेन्स की जो मैचेस हैं वो बड़े अरसे से नहीं हुए। अभी क्या प्लान है वुमेन्स फुटबॉल को बेहतर करने के लिए? क्या कुछ आगे फ्रेंडलीज का इंतजाम है? क्या इस वुमेन्स को इस लीग सिस्टम में प्रायोरिटी दी जाएगी? क्योंकि हम देखते हैं कि पहले भी 1 साल से डिस्कशन हो रही थी कि वुमेन्स के लिए भी काम किया जा रहा है, और वो अभी भी बातें हो रही हैं कि इस लीग में भी उनके लिए होगा। क्या एक्चुअली कुछ किया जाएगा इनके लिए भी, और क्या इनके लिए भी मैचेस का इंतजाम किया जाएगा? क्योंकि अगर हम
पाकिस्तान टीम की डायस्पोरा गर्ल्स की बात करते हैं, उनको तो मैचेस मिल जाते हैं, लेकिन जो हमारी जो नेशनल टीम के प्लेयर्स हैं, लोकल प्लेयर्स हैं, उनको ना पाकिस्तान में फुटबॉल हो रही है, उस तरीके से मैचेस नहीं मिलते। सो उनके लिए क्या प्लान्स? क्योंकि मेरा मैंडेट जो है बेसिकली फोकस है लीग स्ट्रक्चर पे, तो मैं बहुत ज़्यादा नेशनल टीम के उस पर नहीं जाऊँगा इस कॉन्वर्सेशन में। पर वुमेंस नेशनल चैम्पियनशिप ऑलरेडी अभी होने जा रही है इसी महीने में और अगले कुछ हफ्तों में। और जो हमारा लीग स्ट्रक्चर का रिमिट है या एरिया है, उसके अंदर इसी को रीस्ट्रक्चर करना है, इसको हम बेहतर प्रोफेशनलाइज कैसे कर सकते हैं और किस मॉडल के तहत रन करके इसमें आहिस्ता आहिस्ता कमर्शियल इनकम जनरेट कर सकते हैं, क्लब्स को प्रोफेशनलाइज कर सकते हैं और लड़कियों की प्लेइंग अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ा सकते हैं। उस पर हम बिल्कुल आगे इस प्रोजेक्ट के तहत काम कर रहे हैं। सही। अच्छा शाहरुख भाई, एनी लास्ट मैसेज के उनके लिए जो कंफ्यूज्ड हैं इस इकोसिस्टम के हवाले से, और क्या आप कुछ कहना चाहते हैं, फिर हम इस तरफ आपको। बिल्कुल यार, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है कि बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आ रही है कि इस वक्त पीएफएफ क्या करना चाह रहा है, और इसीलिए हम आम जैसे भाइयों के साथ डिस्कशन कर रहे हैं ताकि ये मैसेज लोगों तक पहुंचे, लोगों के सवालात के जवाब मिले। और पीएफएफ भी इस तरह के प्रोसेस में चाहता है कि और लोग जिसमें स्टेक होल्डर्स है, उसमें फैंस एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो हम चाहते हैं फैंस को भी हम इसमें एज ऑन बोर्ड रख सकते हैं, हम रखें। कम्युनिकेशन हमारी फैंस के साथ बहुत अच्छी हो, जिसकी वजह से हम ये टॉपिक को एट लेंथ डिस्कस कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जितने भी सारे स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे मिल के हमारे साथ ऑन बोर्ड और इसको एक सक्सेस बनाएं, क्योंकि जब एक चीज़ अच्छे तरीके से ऐसे पाकिस्तान में होगी तो हर स्टेक होल्डर का फ़ायदा भी उतना होगा। ऑलराइट। अच्छा शाहरुख भाई, एक लास्ट सवाल मेरे दिमाग में अभी आया, स्टेडियम्स को किस तरह देखा जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान में अभी जो एक सही स्टेडियम है वो सिर्फ जिन्ना स्टेडियम है, और एक लीग कराने के लिए क्या एक प्रॉपर लीग इसी स्टेडियम किया जाएगी, या स्टेडियम पे काम करने पे भी गौर किया जा रहा है? क्योंकि अगर हम लाहौर स्टेडियम की बात करते हैं, वो उस तरह से फीफा अप्रूव्ड नहीं है। कराची का स्टेडियम, उसका हाल तो सबसे खराब चल रहा है। सो किस तरह स्टेडियम को किया जाएगा? क्योंकि अगर सिटीज के क्लब्स आते हैं, सो होम एंड अवे मैचेस ये किस तरह किए गए? बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन। इसका आंसर मैं इस तरह दूंगा कि ये एक बड़ा ऑपरेशनल क्वेश्चन है जो हम अगले कुछ महीने बाद एड्रेस करने की पोजीशन में आएंगे। लेकिन ये देखते हुए देखें, हम पाकिस्तान में रहते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है, उसको आप एक दिन के अंदर तब्दील नहीं कर सकते। तो आपने इसको ये देखना है कि यार आप एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ बेहतरी लेके आ सकते हैं, क्योंकि नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत कॉस्ट वाइज भी बहुत प्रोहिबिटिव होता है। तो आपको एक ऑपरेशनल स्ट्रेटजी के तहत देखना पड़ेगा कि कौन से वेन्यूज़ होंगे, उन वेन्यूज़ को आप कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, किस वेन्यू में क्या मसला है। तो ये एट लेटेस्ट स्टेज ऑपरेशनल फेज पर डिस्कस होगा। सही। थैंक यू वेरी मच शाहरुख भाई फॉर ज्वाइनिंग, और बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ मैं कि जो भी पाकिस्तान फुटबॉल के लिए बेहतर है वो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, और जो कि बाकी भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें मीडिया का भी किरदार होता है, फैंस का भी किरदार होता है, वो हम अच्छे तरीके से अदा करें ताकि पाकिस्तान फुटबॉल के लिए बेहतरी हो। क्योंकि फुटबॉल सिर्फ एक बंदे का नहीं है, ना आपका है ना मेरा है, फुटबॉल हम सबका है, और हम सब ने इसको बेहतर करना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिसके भी कुछ कंफ्यूजन होगी वो दूर हो गई होगी। अगर कुछ सवाल हैं सो यू कैन आस्क शाहरुख हिमसेल्फ। मैं इस बात का यकीन रखता हूँ कि वो किसी को भी जवाब देने से मना नहीं करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। फिर बात होगी, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।